तो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें एक कंडक्टिंग मीडियम में हमारी इक्वेशन कैसे होती है, वेव इक्वेशन, उसके बारे में बात की थी। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। एटेन्यूएशन कांस्टेंट को हम लोग देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग स्किन डेप्थ का एक रिलेशन भी यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए हमारी इक्वेशन कैसे थी। एक जनरल हम कहेंगे कि अगर हम एक कंडक्टर ले रहे हैं तो कंडक्टर लेने का मतलब है कि आपने वहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो सिग्मा को कंसीडर किया है। तो आपकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरह से बनी थी, del टू ई इज इक्वल टू म्यू सिग्मा del ई अपॉन del टी वेक्टर प्लस म्यू एप्सिलॉन del टू ई बाई del टी स्क्वायर। इस तरह की एक इक्वेशन हमारी बनी थी। अब इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इसमें इसके नेचर को समझना चाहते हैं कि जब एक कंडक्टर के अंदर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रही है तो कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को मानते हैं कि मान लो हमारी वेव जो है वो जेड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब कंडक्टर है तो उसके अंदर जब जा रही है तो जेड डायरेक्शन में जा रही है। इसमें जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है उसका एक्स कंपोनेंट है और जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है उसका केवल वाई कंपोनेंट है, तभी ऑर्थोगोनल सिस्टम बनेगा हमारे पास। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि लेट जो EX है वो नॉन जीरो है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है, जबकि EY और EZ यानी ये दो कंपोनेंट आपके जीरो हो जाएंगे। ऐसे ही आप HY ले लोगे, वो नॉन जीरो होगा, जबकि HX और HZ ये दोनों जीरो हो जाएंगे। हालांकि H की हमें ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने इक्वेशन को इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के टर्म में लिख रखा है। अच्छा, कोई भी वेव जब प्रोपोगेट करती है तो उसे कैसे लिखा जा सकता है, तो आप लिखोगे एज EX, फिर ऐसे लिखें सो वी गेट, हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, इसको हम ले सकते हैं d2EX अपॉन del Z स्क्वायर, क्योंकि z डायरेक्शन में हमारी वेव चल रही है तो इसके अंदर x d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, d2 बाई डी वाई स्क्वायर, d2 बाई डी जेड स्क्वायर सब कुछ होगा, लेकिन हम केवल d2 बाई डी जेड स्क्वायर ले रहे हैं बिकॉज z डायरेक्शन में e का वेरिएशन कैसा हो रहा है ये देखने। यहाँ हो जाएगा म्यू सिग्मा DEX बाई del t और ये हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन d2E बाई del t स्क्वायर। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो कि हमने इस सबको x कंपोनेंट के टर्म में लिखा है, तो इसमें हमने वेक्टर के फॉर्म को नहीं लिया है। हमने कहा ये जो वेक्टर होगा उसका सिर्फ x कंपोनेंट आप ले रहे हो, उसका भी x यहाँ, इसका भी यहाँ पे, इसलिए आपने यहाँ कहीं वेक्टर नहीं लगाया है। तो अब हमें मालूम है कि वेव है तो अगर चाहे ये फ्री स्पेस में जाए चाहे ये नॉर्मल चले, इसका बेसिक नेचर तो वैसा ही होगा। तो देखो फ्री स्पेस में अगर होता तो क्या होता, इस इक्वेशन में यहाँ म्यू नॉट होता, एप्सिलॉन नॉट होता और ये कंडक्टिविटी वाला टर्म जीरो होता, लेकिन ये कंडक्टिविटी वाला टर्म है। तो यहाँ पे लिखेंगे द वेव कैसे लिखते हो, EX बराबर लिख सकते हो सम कांस्टेंट दिस e की पावर I kz माइनस ओमेगा टी। तो इस तरह से हम इसका एक सोल्यूशन लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो k वेव वेक्टर है z के लिए और z x y z में से z डायरेक्शन है, ओमेगा टी उसकी फ्रिक्वेंसी है। तो अगर हमने इस तरह का सोल्यूशन, अब आप कहोगे सोल्यूशन कहाँ से आया, तो हम कहेंगे भाई ये सोल्यूशन हमने इससे पहले निकाला है। वेव का जो वेव नेचर है वो इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट हो रहा है। हाँ, अगर वो कंडक्टर के अंदर चल रहा है तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इन सब का रोल आ जाए कंडक्टिविटी का, कहाँ कैसे आएगा वही हमें देखना है। ओके, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है। अब अगर ये इक्वेशन इसका सोल्यूशन है, सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो अगर हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन है तो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहले तो आप समझ लो इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर DEX बाई DZ करोगे तो E नॉट ऐसे रहेगा, e की पावर I kz माइनस ओमेगा टी ऐसे रहेगा। आपको करना पड़ेगा d बाई डी जेड I kz माइनस ओमेगा टी। बिल्कुल बेसिक से जो डिफरेंशिएशन के रूल है वो हम कर रहे हैं। तो ये तो एज इट इज़ रहा, तो इसे हम लिख देंगे EX, यहाँ से आ जाएगा I टाइम k। तो अगर हम d2 EX बाई del z स्क्वायर कहेंगे तो EX वैसे रहेगा
एक बार डिफरेंशिएट करने पर i की मल्टीप्लाई हुआ था, 2 बार डिफरेंशिएट करने पर फिर i की मल्टीप्लाई होगा। i इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, √1 इज इक्वल टू i, तो ये हो जाएगा माइनस EX के स्क्वायर। इसका मतलब है जहाँ d2EX बाई dz स्क्वायर लिखा है वहाँ पर आप माइनस के स्क्वायर EX लिख सकते हैं। ऑल्सो ऐसे ही अगर हम डेल EX बाई डेल टी करेंगे तो क्या होगा, अगर हम इसे करेंगे तो E नॉट ऐसे रहेगा, e की पावर kz माइनस ओमेगा टी रहेगा। आपकी बार जब टाइम के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा EX, और यहाँ से इसका टर्म तो जीरो हो जाएगा माइनस आई ओमेगा। तो ये आपका माइनस आई ओमेगा, टी सिर्फ इस पे ऑपरेट होगा तो जीरो दे देगा। तो एक बार करोगे तो जाएगा माइनस आई ओमेगा EX। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये डबल डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, माइनस आई ओमेगा का स्क्वायर EX, माइनस माइनस प्लस, लेकिन आई स्क्वायर अब हो जाएगा आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर EX। अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम आगे इसको जहाँ चाहेंगे वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये उठा करके क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो ये आ जाएगा माइनस के स्क्वायर EX, ओके। फिर क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू रखनी माइनस आई ओमेगा म्यू सिग्मा डेल दिस माइनस दिस इज आई स्क्वायर को हम कर दें माइनस कर दें, आई स्क्वायर को -1 कर दें तो जाएगा म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर। EX यहाँ भी है, EX यहाँ भी है, तो आप देख सकते हो हर तरफ EX है, तो हम EX को यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, सो अभी क्या हो सकता है, अभी इसको अगर हम यहाँ से कर दें तो ये माइनस से सब प्लस हो जाएगा, और ये आपको यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी के स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसा लिखो, म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई ओमेगा म्यू सिग्मा। इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखो, इसका मतलब है अगर के स्क्वायर की वैल्यू इमेजिनरी है, इमेजिनरी मतलब देखो ये एक रियल पार्ट है, ये आई टाइम इमेजिनरी पार्ट है, वो भी स्क्वायर की वैल्यू है। इसका मतलब है के अपने आप में एक इमेजिनरी नंबर रहा होगा। जरा आपने सोचो z बराबर x प्लस आई वाई आप अगर लिखे हो तो z स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, रियल नहीं होगी। रियल तब होगा जब z को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया जाए। अगर z को फिर से दोबारा से उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2iXy। तो इसका मतलब है अगर कोई स्क्वायर क्वांटिटी अभी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स है ना 2x मल्टीप्लाई बाई आई, अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी खुद भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर रही होगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसे हम, इस लॉजिक को अगर आप समझ रहे हो तो इसका मतलब है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब है के मस्ट बी of complex nature, k must be of complex nature। तो मान ले let k is equal to अल्फ़ा प्लस आई टाइम बीटा। अल्फ़ा बीटा कुछ हमने कुछ माने हैं तो वो हो गया है यहाँ पर, तो ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या होगा, इसका मतलब है आप यहाँ पे लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल स्क्वायर इज म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस आई टाइम दिस। ये हो जाएगा, इधर से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 अल्फ़ा बीटा टाइम आई इज इक्वल टू म्यू इज आई दिस। अब कंपेयर करो दोनों तरफ, तो ये पार्ट है, ये इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, और जो i का फंक्शन है वो इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। सो आप लिखोगे ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स अल्फ़ा स्क्वायर
माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर एंड this is 2 alpha beta is omega mu। देखो यहाँ पर i के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको आपस में अलजेब्रिक तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू उठा के रख दी तो बीटा को एलिमिनेट, बीटा के टर्म में सब कुछ ला रहे हैं। अब वो अलजेब्रा जो है उसको हम यहाँ पर रोक रहे हैं, उस पूरी प्रोसेस को। अब हम सीधे इसका रिजल्ट लिखते हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और आई वुड सजेस्ट कि आपके पास अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप भी इस तरह से इसका रिजल्ट लिख दीजिएगा। अगर आप इसका डिटेल में सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कोई बुक होगी आपकी लाइब्रेरी में, आप जिस भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में होंगे तो वहाँ पर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बुक होगी। हयात की बुक ले लीजिए या ईडा की बुक ले लीजिए, बहुत सारी बुकें आती है, बलाइन करके आती है ऑथर की। तो ये एक स्टैंडर्ड लिटिल बिट लेंदी तरीका है जिसमें आप इन सब से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। यही दो मास्टर इक्वेशन होंगी, उसमें हम परफेक्ट स्क्वायर बना करके भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सम हाउ आप करोगे तो अब आप लिखोगे बाई अलजेब्रा, मतलब हम इसमें अलजेब्रा लगाएंगे जो भी इसका होगा। बाय अलजेब्रा वी में गेट अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन ओमेगा, ओमेगा बाहर है, फिर होगा अंडर रूट 1 प्लस सिग्मा अपॉन म्यू दिस, इसका भी अंडर रूट प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2, ये आएगा। थोड़ा सा ट्रिकी सा दिख रहा होगा आपको, बट यही है हमारा जो आंसर आएगा। इफ आई एम नॉट, इसको ठीक कर दें, ये एप्सिलॉन होता है, दिस इज एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन है, ओमेगा है, दिस ये इस तरह से होगा। ये भी स्क्वायर रूट के अंदर है और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट है। एंड बीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगी म्यू एप्सिलॉन बाहर ओमेगा अंडर रूट ब्रैकेट 1 प्लस सिग्मा ओमेगा एप्सिलॉन, इस पे भी अंडर रूट -1 ब्रैकेट अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास अल्फ़ा और बीटा ये दो वैल्यू आ जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल होता है कि अल्फ़ा और बीटा का मतलब क्या है। तो इसका मतलब निकालने के लिए हमें इस के को यूज करना पड़ेगा और हमने जो सोल्यूशन माना था वो समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे टू अंडरस्टैंड द फिजिकल मीनिंग ऑफ अल्फा एंड बीटा consider following डिस्कशन। ये एक डिस्कशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, जरा इसको देखो। एज ई एक्स की वैल्यू क्या थी, ई नॉट ई की पावर आई के जेड माइनस ओमेगा टी, इस तरह की क्वेश्चन थी। ये हमारी एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड ये है और इसका फेज का टर्म ये है। अब आप क्या करो, ई नॉट ई की पावर आई, अब आप अल्फ़ा प्लस आई बीटा जेड माइनस ओमेगा टी कर दोगे। के की वैल्यू आपने अल्फ़ा प्लस आई बीटा रखी। क्यों अल्फ़ा प्लस आई बीटा है उसको आपको क्लू यहाँ से मिला था, जो कि के स्क्वायर जो था वो इस तरह से दिख रहा था। तो दिस इज ई नॉट ई की पावर आई, यहाँ पे आप देखोगे हो जाएगा अल्फ़ा जेड प्लस आई बीटा जेड माइनस ओमेगा टी, इस तरह का हो जाएगा। ओके, देन अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो आई को, तो हो जाएगा ई नॉट ई द पावर, इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ई एक्स इज ई नॉट ई टू द पावर आई अल्फ़ा जेड और प्लस हो जाएगा माइनस बीटा जेड। क्यों? क्योंकि जब आई इससे मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज -1
माइनस आई ओमेगा टी, सब पावर के अंदर है। तो ऐसा करते हैं, आई का टर्म ये है, आई का टर्म है, एक साथ ले लोगे तो ये जाएगा ई की पावर माइनस बीटा जेड इंटू ई की पावर आई अल्फा जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है ना, ये आई के टर्म एक साथ ले लिए। अब देखो ये जो आई का टर्म होता है ये कहलाता है फेज का टर्म, ये हमारा फेज फैक्टर है। और ये जो बिना आई का है, जो कि एक रियल जिसका ये नंबर है, तो ये एम्पलीट्यूड के साथ जुड़ जाएगा। दिस इज द एम्पलीट्यूड पार्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, अब देखो अल्फ़ा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा की वैल्यू में ये टर्म है, सिग्मा है ना, अल्फ़ा की वैल्यू में ये टर्म है यहाँ पर। अब खुद ही देखो, अगर ये जीरो हो जाए, थोड़ी देर के लिए इसको जीरो मान लोगे तो ये √1 होगा, 1 - 1 जीरो हो जाएगा, यानी दिस इंटू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस जगह पर ये बीटा क्यों आया है, बीटा इसलिए आया है क्योंकि कंडक्टिविटी का टर्म है। अगर कंडक्टिविटी जीरो कर दोगे तो √1 - 1 इज जीरो एंड दिस होल थिंग विल बी जीरो। अल्फ़ा जीरो नहीं होगा, ठीक है, वो फेज के अंदर है तो फेज से कुछ कंट्रीब्यूशन करेगा। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि जब हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी कंडक्टिंग मीडियम में जा रही, जिससे कंडक्टिविटी आपको मालूम है, तो ऐसी स्थिति में हमारा जो एम्पलीट्यूड होगा वो अब एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं रखेगा, ई नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पर नहीं रहेगी। हमारा एम्पलीट्यूड एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर उसमें जुड़ जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर आप देख रहे हो, ये फैक्टर अगर थोड़ी देर के लिए देखो, ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, कंडक्टिविटी ओमेगा ये सब फिक्स कर दिया है, तो बीटा की वैल्यू फिक्स हो गई। लेकिन फिर भी जैसे जैसे हम कंडक्टिंग मीडियम के अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम जेड बढ़ाते जाएंगे, ये एक्सपोनेंशियल वाला फैक्टर, माइनस वाला टर्म बढ़ता जाएगा, यानी कि ये पूरा टर्म की वैल्यू जेड के साथ घटेगी, चूँकि ई की पावर माइनस है इसलिए जेड बढ़ने के साथ ये घटेगी। तो ये वाला जो टर्म है ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है एम्पलीट्यूड एटीन्यूएशन। इसे एटीन्यूएशन का मतलब होता है घटना, कम होना। तो ऐसा नहीं है, जैसे मान लो जेड है तो जेड की वैल्यू यहाँ शुरू हुई, तो ये एम्पलीट्यूड जो है वो इस तरह से जैसे जैसे जेड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई की पावर माइनस बीटा जेड फैक्टर के हिसाब से ये कम होता जाएगा। तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ आगे बढ़ने पर एम्पलीट्यूड की वैल्यू कुछ और होगी और कुछ और होगी। तो ये वेरी कर रही, फिर ऐसे, मतलब कुल मिला के इसका ऐसे होना है, वेरिएशन ऐसे होगा। नॉर्मली क्या होता था, वेरिएशन इस तरह से होते थे, ये एम्पलीट्यूड यहाँ भी ई नॉट है, यहाँ भी ई नॉट है, यहाँ भी ई नॉट है, लेकिन जब एटीन्यूएशन होगा तो ये ऐसे होगा, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो इस जेड पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और हुआ, यहाँ पे और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, और धीरे धीरे ये जीरो को मिल जाएगा। तो इस तरह से एम्पलीट्यूड जो है अगर हम देखें इसके लोकस को फॉलो करें तो ई की पावर माइनस बीटा जेड इस फैक्टर से ये घट रहा है। इसीलिए यहाँ पर बीटा क्या दिखा रहा है, बीटा दिखा रहा है इस कंडक्टिंग मीडियम में हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किस तरह से एटेन्यूएट हो रही है। ओके, और जो अल्फ़ा है वो तो फेज का टर्म हमें शो कर रहा है। इवन एक चीज़ और यहाँ पर ये स्क्वायर भी होगा, प्लीज़ तो करेक्ट कर लीजिएगा। ये स्क्वायर अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, आई थिंक अंडर रूट के अंदर स्क्वायर, यस ये होगा, सॉरी ये अंडर रूट फिर तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर होगा, जस्ट ये टर्म प्लीज़ तो करेक्ट कर लीजिएगा, ये टर्म इसका स्क्वायर का होगा। ओके, सीधे रिजल्ट है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। तो अब हमने ये हो गया। तो हमारे पास अगर कहा जाए कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ बीटा, व्हाट इज़ द बीटा रिप्रेजेंटिंग इन दिस होल डेरिवेशन, देन आप यहाँ पे कहोगे कि इन दिस कंप्लीट डेरिवेशन बीटा इज़ रिप्रेजेंटिंग द एटीन्यूएशन, बीटा इज़ रिप्रेजेंटिंग द एटीन्यूएशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे जैसे मीडियम कंडक्टिव मीडियम के अंदर जाएगी वैसे वैसे वह कैसे एटेन्यूएट हो रही है वो चीज़ हम यहाँ पर देख पाएंगे। ओके, इसके बाद हम एक चीज़ और यहाँ पे निकाल सकते हैं कि जो एटीन्यूएशन फैक्टर यानी जो बीटा है इसकी वैल्यू बताओ इफ़ यू हैव अ गुड कंडक्टर। तो यहाँ पर एक कंडीशन पूछी जाती है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ
attenuation constant. This is called the attenuation constant for a conductor, for a good conductor. तो यहाँ पर लिखोगे आप, इसके बारे में ऐसे लिखोगे, for good conductor, for good conductor. गुड कंडक्टर मीन्स तो कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो आपका जो ये पूरा फैक्टर है ये कंडक्टिविटी वाला, दिस विल बी मोर देन 1, ज़्यादा बड़ा होगा। तो अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो हम इस 1 के रिस्पेक्ट में इसको 1 को इसके सामने निगलेक्ट कर सकते हैं। तो सो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, ब्रैकेट अंडर रूट के बाहर ओमेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 तो रहेगा नहीं, दिस का होल स्क्वायर माइनस 1/2 और इस पूरे का अंडर रूट। ठीक है, अगेन ये चूंकि बड़ा है, अंडर रूट स्क्वायर हटाओगे तो भी ये स्क्वायर रूट अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो अभी जो टर्म आएगा वो भी बड़ा है, जिसके रास्ते में भी ओमेगा को हम 1 को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो आखिर बचा क्या, ये बचेगा। अब देखो यहाँ पर म्यू एप्सिलॉन, ओमेगा को अंदर ले आओ स्क्वायर रूट के अंदर तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से बचेगा सिग्मा अपॉन 2 ओमेगा एप्सिलॉन। तो अगर ये सारे अंडर रूट एक ही तरफ कर लो तो म्यू ओमेगा स्क्वायर दिस 2 ओमेगा एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ बचेगा सिंपली mu epsilon this by this. So if you have a good conductor, then for that case जो attenuation constant है ये हो जाएगा mu epsilon delta by 2. This is another very important result जो ऐसे ही पूछ सकते हैं आपसे कि what will be the attenuation constant अगर आपने इस तरह से good conductor की condition रखी है। तो ये आपके पास आ गया। अब हम यहाँ से एक फैक्टर डिफाइन करने वाले हैं जिसको हम कहेंगे स्किन डेप्थ। स्किन डेप्थ क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि जब हमारी, अभी मैंने यहाँ थ्योरी में यही देखा है कि जैसे जैसे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंडक्टर के अंदर एंटर करती है तो ऐसा नहीं कि वो कंडक्टर को बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाती है या बिल्कुल अंदर जा नहीं पाती, वो कंडक्टर के अंदर एक सर्टेन लिमिट तक जाती है, उसके बाद उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ऐसे बहुत तेज़ी से बिल्कुल जीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो अगर हम कह रहे हैं कंडक्टर है, अगर हमारे पास एक कंडक्टर है इस तरह का, तो जैसे इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गई तो हो सकता है वो बहुत अनसर्टेन लिमिट तक इसकी जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत तेज़ी से कम हो जाए। तो इस लेंथ को, इस लेयर की थिकनेस को हमें कैलकुलेट करना है कि वो थिकनेस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, वो थिकनेस कि जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तेज़ी से कम हो जाए। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि एटेन्यूएशन कांस्टेंट के लिए कि हम एक जस्ट मिनट सब कुछ इसको छोड़ के बाकी सब कुछ हम यहाँ पर हटा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि भाई हमारा जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है। अब हमारा एम्पलीट्यूड है E0 e की पावर माइनस बीटा जेड। तो यहाँ पर हम एक ऐसे जेड की वैल्यू डिफाइन करेंगे, मान लो जेड की वैल्यू डेल्टा डिफाइन कर दी। जब हमारा एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, शुरुआती एम्पलीट्यूड E0 था, देखो जैसे जेड अभी 0 है, तो जेड 0 है तो उस समय एम्पलीट्यूड जब यहाँ वेव आई तो उसका एम्पलीट्यूड कितना था, इसके इस जगह पर E0 था। तो जेड 0 होने का मतलब ये फैक्टर नहीं था। द मोमेंट जेड स्टार्ट हुआ, मतलब मटेरियल शुरू हुआ, ये अटेन्यूएशन इसके अंदर होना शुरू हो गया। तो इस तरह से आप देख रहे हो एम्पलीट्यूड जो है वो घटना शुरू हो गया e की पावर माइनस बीटा जेड से। तो हम कहेंगे शुरुआत हुई थी E0 की वैल्यू से, E0 वैल्यू से शुरुआत हुई थी और E0 से घटते घटते E0 बाई E टाइम होने में जितनी दूरी तय करे, तो वो डिस्टेंस जब हमारा एम्पलीट्यूड E0 से E0 बाई E रह जाए, उस डिस्टेंस को ही हम स्किन डेप्थ कहेंगे। तो आप देखो कि यहाँ पर, तो इसको हम कहेंगे कि एट z इज इक्वल टू दिस वी गेट एम्पलीट्यूड 1/e टाइम्स ऑफ E।
तो जब हम एक z इज इक्वल टू डेल्टा एक डिफाइन कर लेंगे और हम कहेंगे ये वो डिस्टेंस है जब हमारी एम्पलीट्यूड है वो घट करके 1/e हो चुका है। तो यानी कि आप कह रहे हो कि क्या कह रहे हो कि जब आप z की वैल्यू ये रखोगे तो e की पावर बीटा डेल इज इक्वल टू e की पावर 1 हो जाए। ये तो कह रहे हो ना आपकी जब ये z की वैल्यू डेल्टा के बराबर हो जाएगी यहाँ पर रखोगे तो ये पूरा फैक्टर घट के e की पावर 1 हो जाएगा। अगर माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा। यानी आप कह रहे हो बीटा इंटू दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 और दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/बीटा। तो आपने इस डिस्टेंस को जिसको कि आप स्किन डेप्थ कह रहे हो वो कैसे डिफाइन किया? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द एटेन्यूएशन कांस्टेंट। तो यानी कि डेल्टा की वैल्यू कितना हो गया 1/बीटा। तो फॉर अ गुड कंडक्टर दिस इज 2π म्यू कुछ मिस कर गए हैं, मिस हम कर गए हैं। जरा देखना यहाँ ओमेगा स्क्वायर तो यहाँ ओमेगा आया होगा, प्लीज़ आप देख लीजिएगा। दैट्स अ मिस्टेक, आई थिंक राइटिंग मिस्टेक है। पिछली बार देखना तो वहाँ पर आपको कुछ रुक जाओ, मेमोरी पे ना रहे, इसी को फिर से कर लेते हैं। बीटा इज इक्वल टू अप टू एप्सिलॉन ओमेगा स्क्वायर और यहाँ से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा ओमेगा एप्सिलॉन 2, तो एप्सिलॉन कैंसिल हो गया होगा, ओमेगा कैंसिल हो गया होगा। हाँ ठीक है, आई थिंक ठीक है ये वैल्यू। कुछ होगा तो आप मुझे बताइएगा इस जगह पर। ओके, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस। तो यहाँ पर आप देख रहे हो क्या क्या, अब यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को तो म्यू रिप्रेजेंट कर रहा था, देख लियो, उसको किनारे कर दो। ये दिखा रहा है कि अगर आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, तो अगर एक हाई फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है तो उसकी स्किन डेप्थ कम होगी। यानी कि वो जो वेव होगी वो बहुत तेज़ी से एटेन्यूएट हो जाएगी, बहुत गहराई तक वो नहीं जा पाएगी इस कंडक्टर के अंदर। वहीं दूसरी तरफ अगर कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है मटेरियल की तो भी स्किन डेप्थ कम होगी। यानी कि अगर आपका मीडियम बहुत अच्छा कंडक्टर जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो आपको दोनों कंडक्टिविटी में अंतर तो दिखेगा। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी भी स्किन डेप्थ को कंट्रोल करती है और फ्रीक्वेंसी भी स्किन डेप्थ को कंट्रोल करती है। तो अगर आपने बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव भेजी तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव भी हमारी इस कंडक्टिव मीडियम के अंदर बहुत अंदर तक नहीं जा पाएगी। तो एक तरह से आप सोचो कि यानी इसका मतलब ये निकलता है कि सपोज़ आपने चांदी का एक सपोज शीट बनाया, ऐसा गोला बनाया, चांदी का एक गोला बनाया और उस गोले के अंदर आपने कुछ ऐसा रख दिया जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाना है। अब जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इस पर पड़ेगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर कुछ गहराई तक जाएगी, वो गहराई जो होगी वो उसकी स्किन डेप्थ कहलाएगी। ठीक है, तो अब आपने चांदी का डिब्बा गोला बना दिया। चांदी गोला बनाने से फ़ायदा ये होगा कि उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होने से उसकी स्किन डेप्थ कम होगी। तो यानी कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी तो वो इसको बहुत ज़्यादा पार नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो जैसे अंदर जाएगी तो इस कंडक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत तेज़ी से एटेन्यूएट होगी और एटेन्यूएट होने की वजह से वो वहीं पर जाकर के अंदर ही अंदर कहीं डिस्पर्स हो जाएगी। अगर आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी की वेव भेजोगे तो भी उसके साथ होगा, ओमेगा ज़्यादा होने की वजह से उसकी स्किन डेप्थ कम होने की वजह से वो वहीं पर ही एटेन्यूएट हो जाएगी। अच्छा, आपने कहा ऐसा मान लो सपोज जस्ट फॉर इंस्टेंट ये जो थिकनेस है स्किन डेप्थ जब कम हो जाती है वो है 1 माइक्रोमीटर है। यानी 1 माइक्रोमीटर की गहराई जाते जाते 10⁻⁻⁶ मीटर गहराई जाते जाते हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बिल्कुल तेज़ी से 1/e बचती है और भी तेज़ी से कम हो जाती है। लेकिन आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचाने के लिए इस चांदी की बहुत पतली सी परत बनाई। कितनी पतली परत बनाई? हाफ माइक्रोमीटर की। तो क्या ये चांदी की परत इस मटेरियल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बचा पाएगी? नहीं।
क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 1 माइक्रोमीटर जाते जाते 1/e हो जाती है, लेकिन अगर आपने उस परत को हाफ माइक्रोमीटर का बनाया है, इसका मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरी तरह से घटे बिना, पूरी तरह से सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुए बिना उस थिन लेयर को पार कर गई होगी। तो इस तरह से वो जब लेयर को पार कर गई होगी तो वो उस मटेरियल से जाके टकरा जाएगी विद सिग्निफिकेंट एम्पलीट्यूड। तो इसलिए जब हम शील्डिंग करते हैं, शील्डिंग करना चाहेंगे किसी कंडक्टर से, तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि उसके अंदर जो अटेनुएशन, उसके अंदर जो उसकी स्किन डेप्थ से ज़्यादा थिकनेस, ज़्यादा मोटाई का हमें वो शील्ड बनाना है। बहुत मोटा भी नहीं बनाना है, बस स्किन डेप्थ से ज़्यादा का हो। तो स्किन डेप्थ से अगर 30% 40% ज़्यादा है देन हमारा काम हो जाएगा। तो इससे हम एक ऑप्टिमाइज वैल्यू दिखा सकते हैं उस शील्ड को बनाने के लिए। अच्छा, जैसे मीडियम की बात कर रहे हैं, जैसे समुद्री पानी होता है, तो समुद्री पानी में नमक होते हैं, सॉल्ट होते हैं, तो वो सॉल्ट जो आयनाइज हो जाते हैं उससे एक तरह की कंडक्टिविटी होती है। तो आप अगर पानी के अंदर हैं तो उसकी अपनी कुछ कंडक्टिविटी होगी बिकॉज ऑफ द सॉल्ट। तो इसका मतलब है वहाँ पर भी अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बात कर रहे हैं, मान लो 2 सबमरीन बात कर रही हैं, तो बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टिविटी हम वहाँ पर भी देखेंगे कि वहाँ पर भी जब वो वेव एक सबमरीन से दूसरी सबमरीन जा रही होंगी तो वहाँ पर भी वो पानी जो होगा, समुद्र का पानी होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अटेन्यूएट करेगा इस फैक्टर के हिसाब से। तो इसलिए थोड़ा सा जब हम बहुत इस तरह के इन्वायरमेंट में रहते हैं तो सबमरीन के दौरान वो कम्युनिकेशन जो होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है बिकॉज ऑफ दिस स्किन इफेक्ट। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देख सकते हैं और इसके कुछ एप्लीकेशंस भी हैं जो कि हम लोग देखते हैं आगे। अब आप और जब पढ़ोगे तो आप ये भी देखोगे कि जो तार होते हैं उनमें जब हाई फ्रिक्वेंसी की वेव भेजते हैं तो सरफेस पे मूव करती है बिकॉज ऑफ दिस, वो बहुत गहराई तक नहीं जाती, वो सरफेस पे रहती है। इसीलिए ट्रांसफार्मर वगैरह जब आप बड़े हाई टेंशन लाइनें ट्रांसफार्मर देखते हो तो वहाँ झिनझिन झिनझिन की आवाज़ आती है। तो कई बार ये आवाज़ इसी स्किन इफेक्ट की वजह से भी आती हुई वहाँ पर हमारे सामने रहती है। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं, और भी आगे जाओगे तो एप्लीकेशन पढ़ोगे शील्डिंग करने के लिए, सबमरीन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन के लिए, इन सब जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। तो अभी फर्स्ट ईयर लेवल पर, बिल्कुल बेसिक लेवल पर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ रहे हो तो इतना काफ़ी है। ये हमने थ्योरी वाला पोर्शन कवर कर लिया। अब हमारे पास 2 सेक्शन है, हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं क्वांटम मैकेनिक्स के भी पिछली यूनिट के, और हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के भी। तो अब हम आगे जो भी हमारे क्लासेस वीडियो अपलोड होंगे उसमें बच्चों हम लोग बात करेंगे इन न्यूमेरिकल्स की, क्वांटम मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले सेक्शन के साथ। चलिए अपना ध्यान रखिए, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।